तो मोदी जी के पास ताकत क्या है? ईडी की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? सीबीआई की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? एनआईए की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? और उनके पास जो है मीडिया की ताकत है। और ये सारी ताकतों को लेकर वो जिसके ऊपर हाथ धर देते हैं उसे भस्म कर देते हैं, अंदर भेज देते हैं। दंड मोदी जी को दे कौन रहा है? मोदी जी को दंड देने के लिए बाहर से कोई आदमी नहीं आया है। उन्होंने ही 2 राहु केतु अपनी पार्टी में पैदा कर रखे। हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना मुसलमानों को गाली दोगे, जितनी नफरत फैलाओगे, उससे संघ परिवार के आप बहुत ज़्यादा अजीज बन जाओगे। उनको एक गलतफहमी है। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद ऐसे मुलाकात हो रही है, तो दर्शक बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि कम से कम शूट करके वीडियो डालो जी। तो आज लाइव नहीं है हम लोग, तो आप लोग कमेंट जो करेंगे उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा जी। सर आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आजकल कुछ ऐसे नए सांसद भी आए हैं और कुछ पुराने भी हैं उनके जी, जो बड़ी कुछ भी बोल दे रहे हैं। मतलब ना लॉजिक है, ना बात में दम है, जुबान पे कुछ भी आ रही बोल देते हैं। एक नई सांसद बनी है, उनकी फिल्म भी आ रही है, तो उनसे सवाल कुछ पूछा जाता है, वो जवाब कुछ और दे देती हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि राहुल गांधी में कौन सी योग्यता है जो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। जी जी जी। इस तरह के सवाल भी ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। तो आखिर ये भाजपा की जो इमेज डाउन करने का काम क्यों हो रहा है? हमारे पुराणों में एक कथा आती है, वो भस्मासुर की है। अच्छा। भस्मासुर जो है एक मुनि था, उसने ये तय किया कि मैं भगवान शंकर से वो वरदान लूँगा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया जी। और जब उसने तय किया कि मैं लूँगा तो उसने तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए और तब उन्होंने पूछा भाई तू क्या मांग रहा है? तो उसने एक वरदान मांगा। उसने वरदान ये मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ धरूँ वो भस्म हो जाए। अच्छा। अब भोले शंकर जो है वो भोलेनाथ हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे उसको वरदान दे दिया कि भाई तू जिसके सर पर हाथ धरेगा वो आदमी भस्म हो जाएगा। अब जब उसको ये वरदान मिल गया तो उसने देखा कि भोले शंकर जो है वो अपने सारे बदन पर जो है उन्होंने राख मल रखी है। उनका पूरा स्वरूप जो है ऐसा है जैसे वो वनवासी हों और उनके साथ जो है पार्वती थी जो बड़ी सुंदर थी। तो उसका मन आया कि पहला जो प्रयोग है उसी आदमी पे करो जिसने तुम्हें ये ताकत दी है। तो इससे एक तो पता जाएगा कि इस ताकत में दम है और दूसरा है कि भोले शंकर को भस्म कर दूंगा तो मैं पार्वती के साथ विवाह रचाकर इसके साथ रहूँगा। अब पार्वती उसका मन जो है भाप गई, उसे पता चल गया कि ये आदमी क्या करने वाला है। तो जैसे ही वो भोले शंकर की ओर बढ़ा और उसने हाथ भोले शंकर पर रखना शुरू किया तो उसने कहा भागो स्वामी भागो। तो भगवान शंकर भागे और पार्वती उनके पीछे पीछे भागी। अब भागते भागते वो त्रिलोक में घूमते रहे, हर जगह गए, वो देवलोक में भी गए और दूसरी जगह भी गए, लेकिन उनको कोई तार नहीं मिला। भागे भागे वो फिर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु ने पूछा भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा हमने इस आदमी को ये वरदान दिया था कि जिसके सर पर ये हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। अब जो है ये भस्मासुर जो है मेरे सर पर हाथ धर कर मुझे भस्म करना चाहता है और साथ ही ये चाहता है कि मैं जो हूँ ये यानी भस्मासुर पार्वती से विवाह करना चाहता है। अच्छा। तो मेरी रक्षा करो। तो विष्णु जी बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम हर जो आदमी किसी चीज़ का अधिकारी ना हो उसे वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। खैर तुमने गलती की है। खैर उन्होंने कहा मैं तुम्हें बचाता हूँ। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा, यानी एक ऐसी औरत जो बड़ी सुंदर हो, जो नृत्य करती हो और जिसको देखकर कोई भी आदमी मोहित हो जाए। तो भस्मासुर ने जब मोहिनी को देखा तो उसने कहा पार्वती से ज़्यादा सुंदर तो ये औरत है। उसने कहा मैं ये औरत प्राप्त करूँगा। वो उस औरत के पास गया तो उस औरत ने उसको लटके झटके दिखाने शुरू किए। उसने कहा देख मैं तेरे साथ जो तू कहेगा मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुझे मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। तो भस्मासुर ने कहा चलो मैं भी डांस करता हूँ। तो उन्होंने डांस शुरू किया। अब डांस शुरू करते हुए जैसे वो हाथ इधर रखे उधर रखे ऐसे भस्मासुर करता रहा। करते करते मोहिनी रूपी जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। ऐसे ही भस्मासुर ने किया और जैसे ही भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ धरा, क्योंकि वो शिव का उसे वरदान था, वो भस्म हो गया। अब इससे आप समझिए कि इस कहानी का हमारे लोकतंत्र से क्या संबंध है। जी। लोकतंत्र संबंध ये है कि हमने
मोदी जी ने जनता से कहा कि मुझे वरदान दो, जनता ने उन्हें वरदान दे दिया। और वरदान ऐसा दिया कि जिसके ऊपर हाथ धर देंगे मोदी जी वो भस्म हो जाएगा। तो मोदी जी के पास ताकत क्या है? ईडी की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? सीबीआई की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? एनआईए की है। मोदी जी के पास ताकत क्या है? और उनके पास जो है मीडिया की ताकत है। और ये सारी ताकतों को लेकर वो जिसके ऊपर हाथ धर देते हैं उसे भस्म कर देते हैं, अंदर भेज देते हैं। उन्होंने शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के साथ यही किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ ये किया और दूसरे लोगों के साथ भी किया। तो एक तरह से जनता जो है, जिस कहानी को मैं सुना रहा हूँ वो ये है कि जनता भगवान विष्णु के रूप में अब जाग गई है। मोहिनी रूप रखकर वो कहती है कि मैं जो है भस्मासुर को दंड दूंगी और दंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये दंड मोदी जी को दे कौन रहा है? मोदी जी को दंड देने के लिए बाहर से कोई आदमी नहीं आया है। उन्होंने ही 2 राहु केतु अपनी पार्टी में पैदा कर रखे। एक है कंगना रनावत और एक है हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा। दोनों जो है रोज बयानबाजी की ऐसी होड़ लगाते हैं, रोज ऐसे बयान देते हैं कि जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि इन दोनों के अंदर होड़ लगी हुई है कि किसके बयान ज़्यादा से ज़्यादा जनता में डर पैदा करें, शक पैदा करें, इनका मजाक बनाएं और इनकी पोल खोल दें जी। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मियाँ जो है वो मछलियों को यूरिया खिला रहे हैं। अच्छा। और यूरिया खाने से लोगों की किडनी खराब हो रही है। किडनी खराब होने की वजह से लोग जो है डायलिसिस कराने के लिए अस्पतालों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। तो उन्होंने कहा आज कि असम के लोगों को चाहिए कि मियाँ भाइयों की मछली ना खाएं। अच्छा। अब इस बयान को अगर आप सुनेंगे, इससे पहले वो बाढ़ पे कह रहे थे, उन्होंने बाढ़ भी कहा कि मियाँओं की वजह से बाढ़ आ जाती जी, है, जी। मियाँ बाढ़ ले आते हैं। अब उन्होंने जो कहा है, तो जो लोग बायोलॉजी जानते हैं, डॉक्टरी जानते हैं, वो सब जानते हैं कि किसी भी आदमी की किडनी जो खराब होती है वो या तो मरकरी का ज़्यादा सेवन करने से होती है, मेटल का ज़्यादा सेवन करने से। जी जी। लेकिन यूरिया खिला के आप खेत में फसल तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूरिया डालकर मछली को मोटा नहीं कर सकते। ये नई विद्या उनको किसी ने बताई है, किसी को नहीं पता। अब इसमें उनके जो बयान है अगर आप लगातार ढूंढेंगे तो ऐसे ऐसे बयान मिलेंगे जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था जब वो कमलनाथ से मिले थे। उन्होंने कमलनाथ को कहा कि मैं तुम्हें सच्चा हिंदू जब मानूंगा जब तुम 10 जनपद में आग लगा दोगे। अच्छा। कि 10 जनपद में जाके आग लगा दो, मैं तुम्हें सच्चा हिंदू मानूंगा। अब यानी किसी औरत के घर में, यानी अगर आप उस हिसाब से देखें तो 10 जनपद किसका घर है? जी जी। सोनिया गांधी है। जी। सोनिया गांधी कौन है? वो राजीव गांधी की विधवा है। उसकी उम्र जो है 72 साल है। उसके घर में जाके आग लगा दो। तो ये आगजनी की बात किसके दिमाग में आ रही है? एक मुख्यमंत्री के दिमाग में आ रही है। राहुल गांधी ने एक अपना कुत्ता है पीडी, उसको वो उन्होंने एक फ़ोटो डाला जिसमें पीडी जो है ऐसे हाथ करे हुए है और वो उसको बिस्कुट खिला रहे हैं। तो पीडी डालते ही, पीडी की फ़ोटो देखते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, सर मुझे याद आ रहा है जब मैं आया था आपसे मिलने तो आपने मुझसे बात करने की जगह इस कुत्ते को जो है बिस्कुट खिलाया था। अच्छा। अब वो अपनी तुलना कुत्ते से करने लगे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसका कंपलसरी उन्होंने कर दिया और एक एक्ट जो 1935 का था उसे रद्द कर दिया। और उन्होंने अब कहा है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी जो है 21 साल की उम्र में होनी चाहिए। जी। बीच में वो ऐसे भी बयान देते रहते हैं जिसमें वो लोगों को कहते हैं कि मियाँ का वोट हमें नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि कोई आदमी कह दे जी मुझे इनका वोट नहीं चाहिए। यानी कि वो सिर्फ समझते हैं कि मुझे मियाँ कम्युनिटी का वोट नहीं चाहिए। तो अब आप समझिए मोदी जी के अंदर क्या हिम्मत है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाकर कह दे हमें जो है मियाँओं का वोट नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में जाकर कह सकते हैं हमें मियाँ का वोट नहीं चाहिए। अभी उन्होंने जो है झारखंड में चुनाव होने हैं तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी जो है मुसलमान बड़ी तादाद में जो है झारखंड में आकर रहने लगे। एक सवाल है सर बीच में मेरा, वो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस में बचपन बिताया, जवानी बिताई, फिर आरोप लगे, बाहर आए, क्या वो अपने आप को साबित कर रहे हैं बार बार ये चीज़ें बोल के किस चीज़ से खुश हो जाएं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना मुसलमानों को गाली दोगे, जितनी नफरत फैलाओगे, उससे संघ परिवार के आप बहुत ज़्यादा अजीज बन जाओगे। उनको एक गलतफहमी है
कि मोहन भागवत हुआ है या सरसंघ चालक दूसरे हुए या आरएसएस के लोग हैं, वो दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं, उठते बैठते हैं, वो दिन रात उनसे नफरत करते हैं, उनके खात्मे की बात करते हैं। और उसका नतीजा क्या है, क्योंकि वो नए आए हैं, वो आरएसएस के बारे में एक बात जानते हैं कि आरएसएस हर दूसरी पार्टी के आदमी को अपनी पार्टी बीजेपी में आने तो देता है, लेकिन बड़ा पद कभी नहीं देता। अगर आपको आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनना है तो आपको आरएसएस को अपना मुरीद बनाना पड़ेगा जी। तभी तो कहेंगे जी हमारे स्वयंसेवक से ज़्यादा जो है ये मुस्लिम द्रोही है, मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों से नफरत करता है। जी जी। अब उनकी जो हिस्ट्री है वो बड़ी अजीब है। अगस्त 2015 में उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा। शारदा चिटफंड घोटाले में 4 लोगों को सीबीआई ने उस समय पकड़ा था। उनमें एक थे मुकुल राय, जो कि पहले बीजेपी में गए, फिर वो दोबारा जो है टीएमसी में चले गए। दूसरे शुभेंदु अधिकारी हैं, जो अभी भी जो है ममता बनर्जी के खिलाफ लगे रहते हैं। तीसरे नारायण राणे थे, जो नारायण राणे पहले बीजेपी में गए, फिर उनके सारे केस खत्म हो गए। ईडी ने कहा उनकी फाइलें हमसे खो गई हैं, हमसे मिल नहीं दी, और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब वो जो है फिर स्वतंत्र हो गए। तीसरे के बाद जो चौथा आदमी था वो थे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है उसका नाम है रिंकी भूया शर्मा जी। वो एक चैनल चलाती थी, और वो जो चैनल चलाती थी उस चैनल ने 20 लाख रुपए किससे लिए, जिस आदमी ने ये शारदा चिटफंड का काम किया, सुदीप सेन। अच्छा। सुदीप सेन से जब 20 लाख लिए तो सीबीआई जो है उनके घर पहुंची, और खुद जो है उनके खास दोस्त ने कहा कि सीबीआई ने कहा, किसको कहा, उनकी पत्नी को कहा कि या तो तुम और जो हेमंत बिस्वा शर्मा है दोनों जेल में चलो, जेल में रहोगे, या भाजपा ज्वाइन कर लो। भाजपा ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो उस समय जो उनकी पत्नी है रिंकी शर्मा, उसने तय किया, उसने जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को मनाया कि क्यों अपनी जवानी और मेरी जो जवानी है ख़राब करते हो, भाजपा ज्वाइन कर लो। और इन्होंने ज्वाइन कर ली। तो आप समझिए इन्होंने जो भाजपा ज्वाइन की वो एक स्ट्रेटजी के तहत, अगर आज जो है केंद्र में सरकार मोदी जी की चली जाती है तो आप ये मान के चलिए सबसे पहले घर वापसी करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। और वो जाकर, जैसे मोदी जी है ना, आप देखते हैं बनारस में चुनाव में गए तो उन्होंने बहुत सारे सफाई कर्मचारियों को बुलाया, उनके पाँव धोए, फिर उस पर जो है उन्होंने बड़े आराम से तौलिया से लगाया और फिर उनका सम्मान किया। तो ये भी मुसलमानों के साथ घर जाकर बड़े का गोश्त भी खाएंगे, छोटे का गोश्त भी खाएंगे, और ये जो मछली है वो भी खाएंगे, और फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को ये बयान देने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आरएसएस में एक सेल है, वो लोगों के बारे में सोचता है कि हमारा कौन सा नेता सबसे ज़्यादा जो है इस समय ट्रेंड में है। तो पिछले 2 महीने से जब से कंगना रनावत मंडी से चुनाव जीती है, उसका जो ट्रेंड है वो ज़्यादा चल रहा है, वो ज़्यादा ट्रेंड में है। वो इसलिए अनशन बयान देती है, और बयान इसलिए देती है कि बयान देने के बाद उससे भी यही बयान दिया है। उसने जैसे किसानों को कहा कि जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो रहा था तो हर पेड़ पर जो है लाश लटकी हुई थी, और खूब जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। तो बलात्कार की बात पर उसने किसानों के आंदोलन में फिर जो इमरजेंसी फिल्म बनाई, उसमें उसने सिखों को पोर्ट्रे किया कि ये जो है खालिस्तानी हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी को मारकर आतंकवाद फैलाया है, जिस पे एसपीजीसी ने उस पर उनके खिलाफ जो है निंदा की है और उनके खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि भाई ये जो रेप की बात कर रही है ये गलत बात है। उस पर उसने आज एक्स में कहा है कि ट्राइबलाइजेशन ऑफ रेप, यानी कि रेप को महत्वहीन बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है रेप जो है एक ऐसा अपराध है जो हमेशा होता है। तो रेप को लेकर कोई बहस हिंदुस्तान में हो नहीं सकती, किसी भी सभ्य समाज में नहीं हो सकती। हर व्यक्ति कहेगा रेप जो है वो गलत है, औरत की इच्छा के विरुद्ध रेप का इस्तेमाल जो है गलत है। लेकिन आप एक बात समझिए, रेप के कानून के ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा समाज है और जहाँ तक न्यायपालिका है वो इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो रेप की असली समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है।
रेप की समस्या ये है कि वो मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा देंगे तो रेप खत्म हो जाएंगे। जी। अब आप समझिए, जिस देश में हर घंटे 87 रेप होते हैं और आप समझिए कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा दो तो क्या रेप खत्म हो जाएंगे? कोई आदमी रेप नहीं करेगा। रेप एक स्थिति है जिसमें आप कानून का ककहरा नहीं पढ़ते। जी। प्यार करना आदमी का हक है, स्वभाव है, और यही मानवता और पूरी सृष्टि का कारण है। आदमी 3 काम करता है। एक काम करता है, वो पैदा होता है। दूसरा वो क्या करता है, अपनी जो जाति है, अपना जो वंश है, अपनी जो नस्ल है, उसे बढ़ाता है। और तीसरा वो मर जाता है। जी। पेड़ पौधों का भी यही काम है। अब जो तीसरा ये जो काम है, बीच का काम, नस्ल बढ़ाने का, अब उसमें क्या है कि अगर आप किसी से, महिला से प्रेम करो, उससे पींग बढ़ाओ, तो जैसे 10 कदम चलना है, ABCDEFG, उसका अंतिम परिणति होती है कि औरत आदमी का मिलन होता है और औरत गर्भवती होती है और बच्चा पैदा होता है। जी। उस क्रिया को सेक्स बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो सेक्स को नहीं जानते और वो शॉर्टकट ले लेते हैं कि औरत ने ना की, हाँ की, वो उस पर सवार हो गए, उसके साथ बलात्कार किया और तब वो या तो अपराधी बन जाएंगे या जेल पहुंच जाएंगे। तो रेप को लेकर हमारे समाज में एक स्वस्थ बहस चलनी जरूरी है, जो कोई नहीं चलाता। रेप को इस्तेमाल करते हैं लोग सेना में, रेप को इस्तेमाल करते हैं लोग दूसरों को लूटने में, रेप को इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, रेप को इस्तेमाल करते हैं न्यायपालिका में, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनको आप रेप से साध सकते हो। तो जिस बहस को बड़े स्वस्थ वातावरण में कूलली बात करके समझना चाहिए, वो कोई नहीं समझाता। और रेप को लोग समझते हैं कि अगर कई बार, जैसे मैं हमेशा भी कहता हूँ, टीवी चैनल पे कहेंगे कि कातिल तुम्हारे घर में ही बैठा हुआ है, तो मैं एक बच्चे की सीन मुझे बार बार याद आता है कि वो अपने पहले बाप को देखता है कि ये कातिल है, या अपनी माँ को देखता है कि हत्यारिन है। तो ये जो है मनोवृत्ति जो है हमारी गलत है, सेंसिलाइजेशन करने की। लेकिन कंगना राणावत जो है वो क्या करती है कि वो अपनी पूरी कहानी जो बताती है, उसकी जितनी फ़ोटो आती हैं, वो सारी ऐसी बातें आती हैं जिसमें वो ये सिद्ध करना चाहती है कि वो ही राहुल गांधी की सबसे बड़ी विरोधी है। अब कंगना राणावत से पहले सबसे बड़ा विरोधी राहुल गांधी का कौन था? RSS के लिए सबसे बड़ा राहुल का विरोधी था, वो थी स्मृति ईरानी। वो दिन रात राहुल गांधी पे ऊपर सवार हो जाती थी, ये किया, ये किया, ये किया। हारने के बाद अब उनको लगता है कि उनकी राजनीति जो है खत्म हो गई है। और अब वो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस या विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन जाती है तो सबसे पहले भागकर कौन ज्वाइन करेगा? हेमंत बिस्वा शर्मा। कहेंगे मैं तो था ही कांग्रेस ही, 20 साल कांग्रेस में रहा। स्मृति ईरानी कहेगी मैं तो राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी। और यही हाल कंगना राणावत का होगा, कहेगी मेरे पिताजी भी जो MLA बने थे वो कांग्रेस के थे, तो हमारा तो कांग्रेस जो नस में घूम रही है, DNA में है। तो आप समझिए कि इस समय देश में हमारे जो अशोक गुप्ता जी हैं, जो कहते हैं कि भाई इस समय जो है चंद्र में, शनि में, शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसकी वजह से ये महिलाएं पहले तो खूब मेकअप करेंगी, पहले सज जाएंगी, फिर उसके बाद वो अपनी पार्टी पर ही पूरी तरह से भस्मासुर का काम कर रही हैं। और आप ये समझ लीजिए, भस्मासुर की जो मैंने कहानी सुनाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी को भस्म करने का काम कोई करेगा तो वो कंगना राणावत करेगी, स्मृति ईरानी करेगी और हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे। और ये RSS को पूरी तरह से उसके 100वें साल में जो शुरू होने वाला है उसको भस्म करके उसको राख में तब्दील कर देंगी। और तब जो है पूरे देश में RSS का इतिहास जो है हमेशा लोग पढ़ेंगे कि ये 1925 में शुरू हुई और 2025 में ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट के लिए। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको आप लोग कहीं पर भी देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो हमें फॉलो कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शुक्रिया सर।